हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। अब मेंटरशिप की ये तीसरी वीडियो है। सुबह मैंने आपको टारगेट दिया था, फिर अपने नोट्स दिए थे पढ़ने के लिए, और सुबह 9 बजे मैंने आपको पूरा भारत और बिहार की मिट्टी पढ़ाया था। अब हम उसी टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, यानी कि आंसर राइटिंग, जिस चीज़ से सबको डर लगता है, मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, नोट्स में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वही आज हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। सवाल था, बिहार में जलोढ़ मृदा का प्रभुत्व क्यों है? राज्य की प्रमुख मृदा श्रेणियों का वर्णन कीजिए। वाई इज alluvial soil dominant in बिहार? डिस्क्राइब द मेजर सॉइल कैटेगरीज ऑफ द स्टेट। इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडल आंसर नहीं देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे डी कोड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आंसर राइटिंग का। उसकी फिर डिमांड डिमांड कैसे समझेंगे, और 120 से लेके 150 शब्दों में आंसर को स्ट्रक्चर कैसे देना है। मैप भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ज्योग्राफी में मैप कहाँ लगाया जाता है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसी आंसर को हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे। तो पेन पेपर ले लीजिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम, एंड प्लीज लाइक द वीडियो। आज मैं आपको तीन चीज़ें सिखाऊंगा। तीन चीज़ें। सबसे पहला कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना। दूसरा होगा आंसर को एक लॉजिकल संरचना, उत्तर की संरचना बनाना। और तीसरा होगा मानचित्र यानी मैप और निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन की मदद से कैसे आंसर को कंप्लीट किया जाएगा। लॉजिकल आंसर का मतलब है पॉइंट्स को सही क्रम में लिखना। ठीक है, पॉइंट वाइज सही क्रम में लिखना। अब एक बात आप समझिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर लिखना शुरू मत किया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यही गलती करते हैं। पहले क्वेश्चन को डी कोड करिए। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद आंसर लिखिए। ठीक है, डी कोड का मतलब होता है क्वेश्चन के पार्ट्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप पहचानिए पहले, उसके बाद आंसर को छोटा स्केलेटन बनाइए, फिर लिखना शुरू करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन के ना दो भाग हैं। जो आज हमें क्वेश्चन लिखना है उसके दो भाग हैं, दो डिमांड्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट पूछ रहा है कि बिहार में जलोढ़ मृदा का प्रभुत्व क्यों है? वाई इज alluvial सॉइल डोमिनेंट इन बिहार? आपको पता पड़ा, अभी आपने जो वीडियो देखी थी सुबह 9 बजे, उसमें आपने देखा होगा कि बिहार में जो गंगाटिक प्लेन है उसमें एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्यों डोमिनेंट है। ठीक है, प्रभुत्व क्यों है। और दूसरा पार्ट है राज्य की प्रमुख मृदा श्रेणियों का वर्णन कीजिए। बिहार की जो मेजर सॉइल्स हैं उनकी कैटेगरीज को वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि कैटेगरीज में बांटिए, उनको डिस्क्राइब करिए। सिर्फ सॉइल के टाइप्स नहीं लिखना है आपको, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, यहाँ क्यों शब्द दिया हुआ है, इसीलिए हमें रीजंस यानी कि कारण बताने होंगे। ठीक है, बोलते ना कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो तुम कारण बताते हो ना कि भाई जिंदगी में ये था वो था। उसी तरीके से जब कोई क्यों पूछे सवाल में, आपको रीजंस या कारण बताने हैं। अब देखिए, रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नदी तंत्र। प्लेन रिलीफ का मतलब क्या होता है? मैदानी स्थलाकृति। और डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है, नदी नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं वो जमा हो जाते हैं। अब इनका सबका कनेक्शन हमें लिखना होगा आंसर में। पार्ट टू की डिमांड मैं आपको समझाता हूँ। पार्ट टू की डिमांड क्या थी? दूसरा पार्ट, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण और वितरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। सॉइल को कैटेगरीज में, बिहार में जितनी भी सॉइल की कैटेगरीज हैं अलग अलग, उसको बांटो। और वितरण का मतलब क्या होता है? कौन सी सॉइल किस रीजन में है, नेपाल के बॉर्डर पे कौन सी सॉइल है, वेस्ट चंपारण के बॉर्डर पे कौन सी सॉइल है, गंगाटिक प्लेन में कौन सी सॉइल है, ऐसे। ठीक है, और ब्रॉड कैटेगरीज अगर हम देखें सॉइल की, तो कौन कौन सी सॉइल थी याद है? पीडमोंट स्वैम्प सॉइल, दलदली जो मिट्टी थी, फिर उसके बाद तराई सॉइल, उसके बाद गैंगटिक एलुवियम सॉइल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का डिमांड समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड समझने की कोशिश करिए। ठीक है, रीजंस पूछा है, रीजंस। रीजंस यानी कि कारण, जलोढ़ मृदा के प्रभुत्व के कारण। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, सॉइल की कैटेगरीज बताइए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनकी लोकेशन बताइए। ठीक है, अब सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे कि मिट्टी क्या होती है, या फिर लिस्ट लिख दोगे कि इतनी तरीके की मिट्टी बिहार में पाई जाती है, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, वो आधा अधूरा आंसर माना जाता है। ठीक है, उत्तर की सही संरचना समझिए, सही स्ट्रक्चर। आंसर को ना चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, फिर सिखा रहा हूँ। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। उसके बाद आता है रीजंस, प्रभुत्व के कारण। ठीक है। उसके बाद आता है प्रमुख मृदा श्रेणियां, मेजर सॉइल कैटेगरीज जो है उनको आपको समझाना होगा। लास्ट में आता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। इसी ऑर्डर में कोई भी आंसर लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बोला 120 से 150 शब्द के बीच में आपको लिखना है, तो आप इसको डिवाइड करिए। इंट्रोडक्शन जो होगा वो 20 से 30 वर्ड, 25 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। जो मेन बॉडी होगी, मुख्य भाग, वो 90 से 100 शब्द, और कंक्लूजन जो होगा वो 15 से 20 शब्द। ठीक है। मैक्सिमम स्पेस रीजन और कंक्लूजन लेगा, यानी कि मुख्य भाग। ठीक। अब आते हैं पहले पार्ट में कि भैया परिचय में क्या लिखें। इंट्रोडक्शन में जनरल सॉइल की डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बिहार बिहार की मिट्टी के बारे में बताइए। ठीक है। बिहार का एरिया, तो बिहार से ही स्टार्ट होगा। बिहार की भौगोलिक स्थिति, इसमें 3 पॉइंट्स आने चाहिए। सबसे पहला, बिहार के गंगा के एलुवियल प्लेन में होना। ठीक है। और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज यानी क्या, सहायक नदियां होती हैं। और फिर डिपोजिशन, नदियों द्वारा जो निक्षेपण होता है वो। ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्या। ध्यान से समझिए, इसको छापना मत, मैं समझा रहा हूँ अपने ही भाषा में अभी आप लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले समझेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वाले। बिहार गंगा के विस्तृत जलोढ़ मैदान में स्थित है। ठीक है, ये बात मैं आपने लिख दिया। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निरंतर अवसाद निक्षेपण के कारण राज्य में जलोढ़ मृदा का प्रभुत्व है। यानी कि हमने क्या लिखा, गंगा का मैदान, सहायक नदियां, निक्षेपण। ठीक। ये डायरेक्ट है और बिहार स्पेसिफिक के लिए इंट्रोडक्शन है, क्योंकि सवाल बिहार के बारे में पूछ रहा था। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सुनिए। Bihar lies in the extensive alluvial plain of the Ganga. Continuous deposition of sediments by the Ganga and its tributaries has resulted in the dominance of alluvial soil in the state. ठीक है। सेडिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो ना, अवसाद, और ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियां। ठीक, क्लियर है। ये आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग आते हैं इसके बॉडी पे, मेन कंटेंट जो 90 से 100 शब्द का हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आंसर का। सबसे पहला रीजन आप लिखेंगे गंगा का विशाल मैदान। ठीक है। देखिए, बिहार का जो अधिकांश भाग है, बिहार का अधिकतर भाग गंगा के विस्तृत मैदान में स्थित है। तो आंसर में इस पॉइंट को सीधा लिखिए। बिहार का अधिकतर भाग समतल गंगैटिक मैदान में स्थित है, जहां नदियों द्वारा लाए गए अवसाद आसानी से जमा होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिहार लाइज इन अ फ्लैट एलुवियल प्लेन। ठीक, यहाँ हमें सिर्फ लोकेशन और डिपोजिशन का कनेक्शन बनाना है, समझ गए। प्लेन का अर्थ समझाने की जरूरत है, समझ लो। प्लेन वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बस इतना इनफ है कि समतल और कम ढाल वाली भूमि। ठीक है। नदियों की गति को कम करती है, जिससे अवसाद बढ़ते रहता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। इस पॉइंट को अलग पैराग्राफ मत बनाओ, पहले रीजन के अंदर ही ऐड कर देना, इसी में जोड़ देना कि हाँ ठीक है, प्लेन का अर्थ क्या होता है। अब देखिए रीजन नंबर 2 आप क्या लिखेंगे। नॉर्थ बिहार की हिमालय नदियां, हिमालयन रिवर्स। देखो, गंडक, कोसी, बागमती, कमला और महानंदा। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, उसमें नोट्स में आप देखें आप। ठीक है। तो देखो, हिमालय की जो नदियां हैं वो बड़ी मात्रा में अपने साथ बालू लाती है, गाद लाती है और चिकनी मिट्टी लाती है। बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स सच एज गंडक, कोसी, बागमती, कमला एंड महानंदा ब्रिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले टुगेदर। यहाँ रिवर नाम जो है वो एविडेंस के रूप में आप लिखेंगे कि इन नदियों से होता है। ठीक है। पांचों लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 लिखना एटलीस्ट आपको ज़रूरी होगा। तो इसीलिए ना फाउंडेशन बिल्ड करना आपको ज़रूरी है कि आपको रिवर, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करना सीखोगे। अब रिवर्स क्या लेके आती हैं, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। ठीक, समझ गया। इतना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस लिख दीजिए क्या लाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं, बस इतना। रीजन नंबर 3 पे आइए, पठारी नदियाँ, प्लाट्यू रिवर्स। साउथ बिहार का पॉइंट अब ऐड करिए। आपको पता है साउथ बिहार में पठारियाँ हैं बहुत सारे। सोन, पुनपुन, फल्गु, 3 नदियाँ हैं। ठीक है। इन तीनों प्लाट्यू रिवर्स भी दक्षिणी पठारी क्षेत्रों से अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। ठीक है। Plateau rivers such as Son, Punpun and Falgu also bring sediments from the southern plateau region. ये पॉइंट आंसर को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्यों बैलेंस करता है, सोचो।
हमने सेडिमेंट सप्लाई सिर्फ नॉर्थ से नहीं, सिर्फ आपने नॉर्थ के बारे में नहीं, आपने साउथ के बारे में भी लिखा, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आपको नॉर्थ और साउथ दोनों के बारे में पता है। प्लाट्यू क्या है, लिख देना। दक्षिणी पठारी क्षेत्रों से आने वाली जो नदियां होती है, रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द साउदर्न प्लाट्यू रीजन। डेफिनेशन लिखने से वर्ड लिमिट वेस्ट होगी, ये बात आप समझिए। तो हर चीज़ का आपको डेफिनेशन नहीं लिखना होता है, बस मेंशन कर दीजिए प्लाटू, दक्षिणी प्लाट्यू से आते हैं। रीजन नंबर 4, बार बार आने वाली बाढ़। देखिए, बार बार आने वाली बाढ़ जो है वो नई जलोढ़ परत का निक्षापन करती हैं। मतलब कि बाढ़ के दौरान नदियां नए अवसाद मैदानों में फैला देती हैं, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, शॉर्ट है, स्कोरिंग है। अंग्रेजी में आप क्या लिखेंगे, रिकरेंट फ्लड्स डिपॉजिट फ्रेश लेयर्स ऑफ एलुवियम ओवर द प्लेन्स। ऑलराइट, अब देखो स्कोरिंग क्यों है, आपने एक लाइन में पूरी चीज़ें समझा दी कि बार बार आने से क्या होता है। फ्लड वाटर स्प्रेड्स आउटसाइड चैनल, जैसे डिटेल आंसर ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि फ्रेश फ्लड डिपॉजिट न्यू एलुवियम, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए। याद रखिए, बहुत ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है आपको, सही सटीक लिखने से मार्क्स मिलेंगे। कम शब्दों में ज़्यादा समझाइए। पॉइंट नंबर 5, मंद ढाल। मैदान की जो मंद ढाल नदियों की गति, ठीक है, मैदान की मंद ढाल नदियों की गति और वह क्षमता को कम करती हैं, ठीक। जिससे क्या होता है, अवसाद जो है वो जमा हो जाता है। ढाल कम होने पर नदी की गति और वहन क्षमता कम हो जाती है। सिंपल, समझ गए। अ जेंटल स्लोप रिड्यूसेस द रिवर स्पीड एंड कैरिंग कैपेसिटी, या अंग्रेजी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द जेंटल स्लोप रिड्यूसेस रिवर वेलोसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू सेडिमेंट डिपोजिशन। अपने अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, मैं अलग अलग इसलिए सेंटेंस बता रहा हूँ कि आप छापे नहीं, आप कंफ्यूज हैं कि भैया ने इतनी सारी चीज़ें बता दी। लेकिन आप क्या करो, इन पॉइंट्स को समझो और खुद के भाषा में लिखिए। छापना नहीं है, आपको मेरे जैसा नहीं लिखना, आपको खुद के आंसर्स लिखने हैं। अब देखिए, डिपोजिशन। डिपोजिशन अगर आप चाहें तो एक लाइन में समझा सकते हैं उनको कि भाई डिपोजिशन क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को लगातार निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण, इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, यानी कि कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ रिवर बॉर्न सेडिमेंट्स। क्लियर हो गया मेरी बात। फास्ट रिवर, स्लो रिवर, सेडिमेंट बैठ जाता है। डेफिनेशन तभी तो जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है, अगर वो डिपोजिशन ने क्वेश्चन में मेंशन है, डिपोजिशन क्या है या डिपोजिशन शब्द यूज किया गया है, इसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हम लोग आंसर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे पार्ट, ठीक है। स्मूथली शिफ्ट करना है, ट्रांजिशन लेके, कि बिहार की प्रमुख मृदा श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। कौन कौन से थे, याद करिए। दलदलीय मिट्टी थी, स्वैम्प सॉइल। उसके बाद तराई सॉइल, गैंगेटिक, एलुवियम, ठीक है। ये 3 सॉइल था जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब ट्रांजिशन के बाद क्लासिफिकेशन शुरू करिए। क्लासिफिकेशन कैसे, सुनो। स्वाम्प सॉइल, दलदली मृदा, ठीक है, पिडमोंट स्वाम्प सॉइल। देखिए, पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में, मैंने आपको वीडियो में समझाया, नोट्स में भी समझाया कि कहाँ लिखोगे। सबसे पहले उसकी लोकेशन बताइए, ठीक है। अब उसके बाद ये बता दीजिए कि इसमें नमी है, इसमें अधिक नमी होती है, कमज़ोर जल निकासी पाई जाती है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखेंगे, पिडमोंट स्वाम्प सॉइल इज मेनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न चंपारण। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मॉइस्चर एंड पुअर ड्रेनेज। समझाया था वीडियो में। तो यहाँ लोकेशन और एक फीचर लिखेंगे, बहुत ज़्यादा है। लोकेशन लिख दिया कहाँ पाई जाती है, और एक कोई फीचर यानी कि खासियत लिख दीजिए। पूरा भरना नहीं है, नहीं तो मृदा से ही, दलदली मिट्टी से ही 100 शब्द पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तराई सॉइल के बारे में, दूसरी कैटेगरी, तराई सॉइल नेपाल सीमा के निकट संकरी उत्तरी पट्टी में है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अधिक नमी होती है, हाई मॉइस्चर, जल भराव और कमज़ोर जल निकासी, लिख दिया इसके बारे में, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा, नैरो नॉर्दर्न बेल्ट, ये ज़रूर लिखिएगा। नेपाल सीमा के निकट संकरी उत्तरी पट्टी, क्योंकि इससे ना लोकेशन पता पड़ता है तराई मिट्टी का, ठीक है। तराई मृदा पूरे उत्तर बिहार में नहीं मिलती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए कि पूरे उत्तर बिहार में नहीं मिलती, सिर्फ एक पट्टी में मिलती है, छोटी सी पट्टी है जो नेपाल बॉर्डर को टच करती है, ठीक है। ये लाइन एग्जामिनर को दिखाता है कि भाई आपको डिटेल में चीज़ें पता है, ठीक है। एग्जामिनर को ये दिखाना है कि आपको जनरल नॉलेज नहीं है, आपको डिटेल में चीज़ें पता है।
ठीक है। तीसरा आइए, गैंगेटिक एलुवियम, जलोढ़ मृदा। अब बिहार के अधिकांश मैदानी भाग में इस मिट्टी को पाया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित किया हुआ है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये कैटेगरी जो है ये आंसर का सबसे बड़ा पार्ट होगा, ये कैटेगरी। ठीक है। आप अंग्रेजी में हिंदी में लिख लेंगे अपने शब्द में ना, लिख लेना। अब एक एक शब्द बताऊंगा तो फिर आप आंसर मेंस में फिर मैं ही आपकी जगह बैठ जाता हूँ। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस आप बताएंगे, बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन ऑफ बिहार एग्रीकल्चर, ये यानी कि धान, वीट, मेज़, मक्का और गन्ना। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उपजाऊ जलोढ़ मृदा कृषि उत्पादन को सहारा देती है। ठीक है। यानी कि इट सपोर्ट्स क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बिहार एग्रीकल्चर। ये मिट्टी धान, गेहूं, मक्का और गन्ना जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है और बिहार की कृषि का आधार माना जाता है। ठीक है। क्रॉप लिस्ट को बहुत बड़ा मत लिखिए, 2-3 एग्जाम्पल लिख दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक। अब आइए खादर। खादर खादर को सेपरेट मेजर कैटेगरी के रूप में मत लिखिए, ये छोटा हिस्सा है। ठीक है। गैंगेटिक एलुवियम के अंदर शॉर्ट फॉर्म में ऐड कर दो। नदी के सक्रिय बाढ़ मैदान में मिलने वाली नवीन जलोढ़ मृदा। ऐसे लिख सकते हो कि खादर नई जलोढ़ मृदा है जो सक्रिय बाढ़ मैदान में मिलती है और बाढ़ से बार बार नवीनीकृत होती है। ठीक, क्लियर हो गया मेरी बात। न्यू एलुवियम सॉइल, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? खादर इज न्यू एलुवियम फाउंड इन एक्टिव फ्लड प्लेन्स एंड इज फ्रिक्वेंटली रिन्यूड बाय फ्लड्स। क्लियर। इसके बाद भानगढ़ लिखेंगे। भानगढ़ को शॉर्ट में एकदम क्लियर। भांगर, ओल्ड एलुवियम फाउंड ऑन रिलेटिवली हाई लैंड। भांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है जो ऊंची भूमि पर मिलती है और नियमित बाढ़ से नवीनीकृत नहीं होती। भांगर इज ओल्ड एलुवियम फाउंड ऑन रिलेटिवली हायर लैंड एंड इज नॉट रेगुलरली रिन्यूड बाय फ्लड्स। ठीक है। खादर और भांगर को एक ही लाइन में कंपेयर भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब डियारा पे लिख दीजिए। डियारा भी एक मिट्टी पढ़ाई थी मैंने आपको। डियारा जो है क्या है? सक्रिय नदी मार्ग। ठीक है। डियारा लैंड सक्रिय नदी मार्ग के पास अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली बदलती नदियां जिसमें इरोजन और डिपोजिशन दोनों हो रहा है। ठीक, इस तरीके से आप लिख देंगे। क्या बचा एक और? टाल भूमि, टाल लैंड। टाल निचला अवसाद युक्त क्षेत्र है। कौन सा निचला अवसाद युक्त क्षेत्र है? जहां वर्षा ऋतु में मौसमी जल भराव होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो मेन मिट्टियां थी उनके बारे में हमने पैराग्राफ लिखे हैं। याद रखिए वर्ड लिमिट दिया हुआ है, इसलिए आपको छोटे में समझाना है। आंसर की सबसे आंसर राइटिंग की सबसे मुश्किल चीज़ ये नहीं है कि आपको आता है और आपने पेजेस भरने हैं। आंसर राइटिंग की ये है कि 1000 शब्द को आपको 200 शब्द में कंप्रेस करके लिखना है बिना उसकी वैल्यू गिराए, बिना कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़े। ये होता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, और यही चीज़ आपको सीखना है 1 साल में मेरे साथ। ठीक है। अब मेरी बात समझिए, उत्तर में मानचित्र यानी कि मैप क्यों दिया जाता है? मैप को डेकोरेशन सजावट के लिए नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए यूज करना है। मैंने आपको मैप बताया था ना आज सुबह। तो आप हिंदी में लिख सकते, हिंदी में आप बोल सकते हैं एक छोटा बिहार मैप सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को कम शब्दों में स्पष्ट कर देता है। ठीक है। इंग्लिश में आप लिख देंगे स्मॉल बिहार मैप क्लियरली शोज सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्यूअर वर्ड्स। ठीक है। एक मैप आप डाल सकते हैं अगर आपको याद है तो। मैप डालेंगे ना तो आपको 1 नंबर तो हर आंसर में प्लस मिल जाएगा। ठीक है। फ्लो चार्ट, मैप्स बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, ऐसा मैप बना दो ना, बहुत ज़्यादा सुंदर मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हो मैं कैसा बनाता हूँ? इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ऐसा बनाता हूँ, और आप समझ जाएंगे यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है। इस तरीके से बनाया मैंने, स्क्वायर है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने दलदलिया बना दिया, दलदलिया। फिर यहाँ पे कौन सा? नेपाल बॉर्डर पे टेराई सॉइल, ये पूरा एरिया गैंगेटिक एलुवियम। इससे पता पड़ जाता है कि आपको पता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बहुत एकदम डिटेल मत दो, बस बना दो ऐसा। ठीक है। अब मानचित्र में क्या गलती नहीं करनी, सुन लीजिए। देखो मैप में सबसे कॉमन मिस्टेक है पूरे नॉर्थ बिहार को टेराई दिखा देना। ये बिहार है, अब पूरा आपने ये दिखा दिया पूरा ये टेराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट लाइन है टेराई नेपाल सीमा के निकट संकरी उत्तर में है। ठीक है। उत्तर पट्टी समझाया था मैंने। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, हाउ टू राइट द कंक्लूजन। निष्कर्ष कैसे लिखे? निष्कर्ष में नदी तंत्र, मैदानी स्थलाकृति, जलोढ़ मृदा और कृषि को एक लाइन में आप जोड़ के लिख दे। कंक्लूजन जो है शॉर्ट और सिंथेसाइज बेस्ड होना चाहिए। ठीक है।
एक फाइनल दिशा दे दी है कि क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। लास्ट में आप सिर्फ ये लिखेंगे, इस प्रकार बिहार की नदियां और मैदानी स्थलाकृति जलोढ़ मृदा के प्रभुत्व का आधार है जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। यही सवाल में पूछा गया था, आप यही लिखेंगे। ये लाइन कॉज और इम्पोर्टेंस दोनों बताती है। ठीक है, इंग्लिश कंक्लूजन देखिए क्या है। Bihar's river system and plain topography explain the dominance of alluvial soil which forms the foundation of the state's agricultural economy। यानी कि यहाँ प्लेन टोपोग्राफी का मतलब है मैदानी स्थलाकृति और फाउंडेशन का मतलब आधार है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपका कुछ होना चाहिए। और आंसर लिखने से पहले एक बात आप समझिए, मैंने बोला था ना कि रफ स्पेस में लिख लिया करिए, डायरेक्ट लिखना मत शुरू किया करिए। 40 सेकंड 50 सेकंड लेके ये लिखो, गंगा एलुवियल प्लेन, इससे शुरू करोगे। हिमालय और प्लाट्यू रिवर्स, फ्लड और जेंटल स्लोप, 3 तरीके की मिट्टी, एलुवियल सॉइल, फिर एग्रीकल्चर बेस्ड कंक्लूजन दोगे और एक बिहार का मैप जोड़ दोगे, बस क्लियर हो गया। यही था हमारा आंसर राइटिंग, कुछ नहीं करना था एक्स्ट्रा इसमें, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आंसर लिखते हैं, एक बढ़िया आंसर। और घबराओ मत, धीरे धीरे आप सीखते हो आंसर राइटिंग ना। गिटार बजाना, पियानो बजाना, वायलिन बजाना, डांस करना, पेंटिंग करना, आंसर राइटिंग भी एक आर्ट होता है। समय लगता है सीखने में। आप सोचेंगे एक दिन में मैं भैया जैसा आंसर लिख लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मैं वही आदमी हूँ जो यूपीएससी मेंस में फेल हुआ था और आज आपको सिखा रहा हूँ आंसर लिखना। बीपीएससी का मेंस दे के पास हो गया, यूपीएससी में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यूपीएससी मेंस जब दिया था उस समय मेरे पास कम एक्सपीरियंस था। क्लियर है? तो समय लगेगा, इट टेक्स टाइम, लगेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। आप सभी का दिन सोच विचार मंगलमय शुभ रहे। मैं हूँ आपका मेंटर, आपका भाई अर्जुन सिंह, साइनिंग ऑफ।